हेलो स्टूडेंट। पिछले टर्न पे संस्कृतिकरण के अंतर्गत चर्चा की गई थी और संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के ऊपर बात हुई थी। उसी क्रम में संस्कृतिकरण का ही सेकंड पार्ट के रूप में आज हम चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण की क्या कारक है। यानी जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, यह भारत में जिसका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने किया कि संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या किन कारणों की वजह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में लोगों ने अपनाई या उसका चलन हुआ। तो श्रीनिवास का ये कहना था कि पहला कारण धार्मिक कारण था। यानी श्रीनिवास की मान्यता थी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों, खासकर कर्मकांडों, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिरों आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। श्रीनिवास का ये मानना था कि कर्मकांडों की क्रियाओं से चूंकि मंत्रोच्चारण अलग कर दिए गए हैं, जिसके कारण ब्राह्मणों के या उच्च जातियों के बहुत सारे संस्कार दूसरी जातियों के अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए। उदाहरण के लिए जैसे महानगरों में, नगरों में, मंदिरों में तथा तीर्थ स्थानों पर जैसे कई सारी भजन मंडलियाँ बन गई, रासलीलाएँ बन के द्वारा, रामलीला के द्वारा, धार्मिक सांस्कृतिक कथाओं के द्वारा जो है धार्मिक विचारों का, विश्वासों का प्रचार प्रसार किया गया। इसी प्रकार से कई सारी संस्कृत पाठशालाएँ, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन स्थापित हुए, पत्र पत्रिकाएँ और संचार के साधनों के कारण संस्कृतिकरण का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हुआ या संस्कृतिकरण को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी इस कारण से भारत में यानी धार्मिक कारणों के कई सारे ऐसे पक्ष उभर कर आए जिसकी वजह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भारत में बढ़ावा मिला। दूसरा, श्रीनिवास का कहना था कि कई सारे समाज सुधार आंदोलन भी भारत में हुए, जैसे आर्य समाज का आंदोलन, ब्रह्म समाज, गांधी जी द्वारा हरिजनों के लिए किए गए सुधार कार्यक्रम। इस कारण से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भारत में खासकर बढ़ावा मिला, जिसके कारण निम्न जातियों ने भी अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया और उनमें भी जागृति पैदा हुई। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने में या संभव करने में एक बहुत बड़ा कारक राजनीतिक कारक भी रहा है। उदाहरण के लिए क्षत्रिय वर्ण भारतीय इतिहास में ऐसा रहा है जिसमें हर वर्ण के लोग हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए या देश की रक्षा के लिए शामिल होते थे और वह निम्न समूह क्षत्रिय समूह का ही अनुकरण कर लेता था। इसीलिए क्षत्रिय समूह में से कई सारे चारण, भाट ऐसे समूह हैं जो अपने आप को क्षत्रिय के रूप में दर्शाते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों की संस्कृति को काफ़ी हद तक अपनाया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद भारत में नया संविधान लागू हुआ, जिसके कारण सभी को धर्म, जाति, प्रजाति के आधार पर समान अधिकार दिया गया। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम। इसके अतिरिक्त संविधान में नौकरियों का प्रावधान, पंचायत में भी निम्न जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए, जिसके कारण से संस्कृति की प्रक्रिया में भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और निम्न जातियां अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अग्रसर हुई। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक पिछले कुछ वर्षों से व्यवसायों की में भी काफ़ी वृद्धि हुई। कई ऐसी निम्न जातियां थीं जिन्होंने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाया और उन्होंने भी व्यापार का काम किया और अपने आप को उच्च जातियों के समान स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण।
देश में नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण निम्न जाति के और कई उच्च जाति के या सभी जाति के लोग किसी भी उद्योग में कामकाज करते हैं, जिसके कारण से जो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। आधुनिक शिक्षा भारत में सभी को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप गांव से लेकर महानगरों तक विश्व तक कई सारे स्कूल, पाठशालाएं, महाविद्यालय खोले गए, जिसके फलस्वरूप भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। यानी कि निम्न जाति के लोगों ने भी उच्च जाति के छात्रों के साथ खान पान, वेशभूषा इत्यादि को अपनाकर अपने आप को उनके समक्ष स्थापित करने का प्रयास किया। संचार एवं यातायात के साधन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संचार ने और यातायात के साधनों ने भी निभाई, क्योंकि संचार के द्वारा निम्न जातियों को भी उच्च जातियों की कई चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने उनके जीवन के तरीके, व्यवसाय, वेशभूषा इत्यादि का अनुकरण किया। वर्तमान में आईटी एक बहुत बड़ा सशक्त साधन है, जिससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और इन्हीं के फलस्वरूप जो है भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। ये थे संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले कारक। अब आता है संस्कृतिकरण से कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जो संस्कृतिकरण से ही रिलेटेड है। उसमें पहली अवधारणा है असंस्कृतिकरण। मजूमदार, मिल्टन, एस.के. श्रीवास्तव ऐसे कई समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भी उल्लेख किया। असंस्कृतिकरण का मतलब है कि जब कोई उच्च जाति, संस्कृतिकरण में तो क्या होता है कि निम्न जाति उच्च जाति के रीति रिवाजों का पालन करती है। असंस्कृतिकरण में जब उच्च जाति निम्न जातियों के खान पान या रीति रिवाजों को या कर्म कांडों को अपनाती है, तो उसको मजूमदार सिंगर ने असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का नाम दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसे कई ब्राह्मण हैं जिन्हें शास्त्रों का, वेदों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। प्रतिदिन कई सारी धार्मिक क्रियाएं ऐसी होती जो दूसरे लोग कर रहे हैं। विदेशी यात्राओं के कारण भी ब्राह्मणों के या दूसरी जो है वैश्य जाति की खान पान में अंतर आया, मांस मदिरा का सेवन बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें असंस्कृतिकरण के उदाहरण। दूसरी एक और संस्कृतिकरण से एक और जुड़ी हुई उदाहरण है पुनः संस्कृतिकरण, जिसका उल्लेख योगेंद्र सिंह ने किया। उनका ये कहना था कि पहले से ही पश्चिमीकृत या अपने आप को आधुनिकीकृत या आधुनिकीकरण के प्रतीकों से संबंधित, जैसे वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली इत्यादि को त्याग कर पुनः परंपरागत व्यवसायों की ओर जो जाति लौटती है, उसको पुनः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का योगेंद्र सिंह ने नाम दिया। उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि जैसे स्वतंत्रता से पहले राजपूत लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया था, और स्वतंत्रता के बाद पुनः कई सारे राजपूतों ने भारतीय परंपरागत संस्कृति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसको पुनः संस्कृतिकरण कहा गया है। एक और है प्रति पर संस्कृतिकरण। इसका उल्लेख मजूमदार मैदान ने अपनी पुस्तक में किया। उनका कहना था कि अधिकृत या प्रभावी संस्कृति जो पहले तो टूटती है और बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति के लिए पुनः प्रक्रियाशील उठती है, ऐसी प्रतिक्रिया को मजूमदार मदान ने प्रतिपर संस्कृतिकरण कहा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा जैसे झारखंड आंदोलन, तो कई शताब्दियों से झारखंड में छोटा नागपुर की जनजातियों का शोषण हो रहा था। बाद में ये जनजाति अपनी दृढ़ता और विरोध और नव चेतना के साथ आंदोलन के रूप में खड़ी हुई, और इन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अपनी स्वतंत्रता की मांग की और अपने आप को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में आगे तक बढ़ाया। ये कुछ संस्कृतिकरण से संबंधित अवधारणाएं थी। अगला है संस्कृतिकरण के बारे में। जहाँ इतना कुछ कहा गया, वहीं कुछ विद्वानों ने एम.एन. श्रीनिवास के इस सिद्धांत की या संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना भी की।
उसमें पहली आलोचना की ये की गई कि सीमित संप्रत्यय, यानी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है सीमित है। सीमित संप्रत्यय का मतलब, क्योंकि श्रीनिवास ने केवल जो अवधारणा दी थी वो दक्षिण भारत की मैसूर गांव के एक छोटे से प्रांत के भाग कुर्ग जाति के अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी ये अवधारणा दी थी। तो आलोचना करने वाले कई विद्वानों का कहना है कि ये केवल किसी एक भाग पर आधारित है, इसलिए इसके द्वारा पूरे समाज की व्याख्या करना संभव नहीं। दूसरी आलोचना ये की गई प्रकार्यात्मक संप्रत्यय। कई विद्वानों जैसे हार्पर ने संस्कृतिकरण को प्रकार्यात्मक संप्रत्यय कहा कि ये ऐतिहासिक संप्रत्यय से बिल्कुल भिन्न है। तीसरी आलोचना ये की गई संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है संस्कृति के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाती है, यानी कि संस्कृतिकरण का संप्रत्यय सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण संस्कृति के संदर्भ में करता है, लेकिन सामाजिक संरचना के रूप में ये प्रकाश, यानी समाज की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या परिवर्तन हुआ उस पर ये प्रकाश नहीं डालता है। इस प्रकार से इसकी तीसरी ये आलोचना इस सिद्धांत की। नेक्स्ट है मात्र जाति व्यवस्था के लिए उपयुक्त। अधिकांश विद्वानों का ये मान्यता है कि श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा या मॉडल केवल भारत में जाति व्यवस्था पर ही लागू हो सकती है, इसका प्रयोग भारत से बाहर के समाजों पर नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह अवधारणा सैद्धांतिक नहीं है। नेक्स्ट है गैर सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा। योगेंद्र सिंह ने आलोचना करते हुए सिद्धांत की कहा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में गैर सांस्कृतिक परंपराओं की विशेष रूप से उपेक्षा की गई है। इस कारण संस्कृतिकरण का संप्रत्यय भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के वर्तमान और अतीत पक्षों इत्यादि की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट विवादास्पद कथन। कई विद्वानों का यह मानना था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के संबंध में श्रीनिवास ने अलग अलग बात कही है। जैसे एक जगह उन्होंने कहा कि किसी अछूत या निम्न जाति समूह का चाहे कितना भी संस्कृतिकरण हो जाए, लेकिन सामाजिक संरचना में उसको अस्पृश्यता की बाधा दूर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस दृष्टि से संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास के कथन को तर्कहीन और विवादास्पद भी बनाती है। असंस्कृतिकरण, जहाँ एक और निम्न जातियों का संस्कृतिकरण हुआ, वहीं दूसरी ओर उच्च जातियों का भी असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया। यानी कि उच्च जाति भी वर्तमान में ऐसी कई जातियाँ जो मांस मदिरा का सेवन करने लगी। अतः संस्कृतिकरण के साथ साथ जाति व्यवस्था में असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित रही। अनुकरण की प्रक्रिया, एक आलोचना ये की गई कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के अनुकरण को दर्शाती है। कुछ विद्वानों ने का ये कहना है कि ये प्रक्रिया संस्कृति ग्रहण का एक विशिष्ट प्रकार है जो जाति व्यवस्था में मिलता है। और लास्ट आलोचना ये की गई सर्वव्यापकता का अभाव। मजूमदार का कहना था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में सभी जातियों में या निम्न जातियों में नहीं मिलती। कहीं कहीं पर ही निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुकरण करती है और कई क्षेत्र में उच्च जातियाँ निम्न जातियों का संस्कृतिकरण से भी रोकती है। तो इस प्रकार मजूमदार का मानना था कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वव्यापकता का अभाव मिलता है। यद्यपि संस्कृतिकरण के सिद्धांत की कई विद्वानों ने आलोचना की है, फिर भी संस्कृतिकरण का एम.एन. श्रीनिवास का सिद्धांत निष्कर्ष के रूप में भारतीय समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और जिसने काफ़ी कुछ भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में एक नई अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया और जिसको आज भी कई विद्वान उस